तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का स्टार्टअप किए थे हम लोग, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को। इसमें हमने साइंस का डिफिनीशन पढ़ा था, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, इस पे हम लोगों ने बात किया। फिर ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि साइंस के कितने ब्रांचेज हैं। इसमें हमने जाना दो तरह के ब्रांचेज स्पेशली, दैट इज लिविंग साइंस एंड नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का दूसरा नाम बायोलॉजिकल साइंस होता है और नॉन लिविंग साइंस का दूसरा नाम फिजिकल साइंस होता है। तो हम लोगों ने इस पे डिस्कशंस किए। फिर हम लोगों ने ये समझा कि फिजिकल साइंस में मींस नॉन लिविंग साइंस में दो ब्रांचेज बनाए गए हैं, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, दो ब्रांचेज बनाए गए हैं। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में एक ब्रांच बनाया गया है एंड दैट इज ओनली बायोलॉजी। आप निकल के यहां पे चले जाइए, नहीं आपको नहीं, उनको बोला। चलिए, बायोलॉजिकल साइंस में एक ही टाइप बनाया गया है, ओनली बायोलॉजी। तो इस पे बात हो रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में फिर से ना। और हम लोग फिजिक्स को पढ़ चुके हैं, आपको याद हो कल हमने फिजिक्स पे पूरा डिफिनेशन किया। और फिजिक्स में हमने आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया, ही वाज न्यूटन ना। हमने न्यूटन के बारे में सर इजाक एंटोनियो न्यूटन की पूरी जीवनी सुने हम लोग ना, पूरा दुख भरी कहानी हम सुना उनका, क्या है बड़ा दुख से उनका लालन पालन पोषण हुआ है ना। तो अभी फिर ब्रांचेस पे हम लोग बात करेंगे। सेकंड साइंटिस्ट अभी स्टार्ट होते हैं और सेकंड साइंटिस्ट का नाम होता है यहाँ पे एंड दैट इज गैलीलियो गैलीली। यही टॉपिक स्टार्ट हुआ तब तक हम लोग का समय खत्म हो गया था। क्लियर, एनी डाउट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। गैलीलियो गैलीली कौन है ये बाबू? अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि आखिर हम ये सभी क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो इसके बारे में सर क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम वो चीज पढ़ा रहे हैं आपको जो आपको 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक जानना जरूरी था। क्लास 6 से लेकर 9th क्लास तक आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी, तो हम लोग 10th क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई हम आपको पहले से ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं। हमको नहीं मालूम है आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, तो हम अपने मन से ये सब पढ़ा रहे हैं, तब हम 10th को स्टार्ट करेंगे। और कब 10th स्टार्ट हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर में आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। गैलीलियो गैलीली कौन है ये? गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट है भाई। गैलीलियो गैलीली इटली के रहने वाले हैं, इटली ना, इटली के रहने वाले साइंटिस्ट हैं। गैलीलियो गैलीली इस दुनिया के पहले ऐसे आदमी थे, जैसे हम आपको बताते हैं निकोलस के बारे में। निकोलस, निकोलस एक ऐसे साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने इस दुनिया को ये बताया। देखना खूब बढ़िया से लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निकोलस के बारे में। निकोलस, पूरी दुनिया ये मान रही थी, कल ही ना स्टार्ट हुआ था स्टोरी, पूरी दुनिया ये मान रही थी कि हमारा अर्थ बीच में है और जो सन है ना, सूरज, ये हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मीन्स द अर्थ इज लाइक स्टैंडिंग देयर एंड मी लाइक अर्थ एंड यू आर लाइक सन एंड यू आर गोइंग टू राउंड मी ना, रिवॉल्व अराउंड मी, आप हमारे चारों तरफ घूम रहे हो। तो यही चीज मानता था पूरा दुनिया कि हमारा अर्थ रुका हुआ है और सन इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ, निकोलस ने कहा दुनिया वाले लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ का चक्कर, हमारे अर्थ का चक्कर सन नहीं लगा रहा है, सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है। अब लोग लेके भाला वाला लेके लाठी वाठी लेके पड़ गए इसके पीछे, कहां है निकोलस, निकल निकल बाहर निकल बाहर निकल, फरिया लेते हैं आज तुमसे। हाँ, हम लोग पूरी, हमारे पूर्वज लोग बोल के गए इस दुनिया से कि हमारा अर्थ बीच में है और सन चक्कर है, तुम कह रहा है अर्थ चल रहा है सन रुका हुआ है। बोला हाँ बात सही है। लोग बोले नहीं मानेंगे। इनके पोस्टर्स जलाए गए, इनके पुतले, पोस्टर नहीं होता था, पुतला उतला इनका बना बना के लोग जलाए। बोला कि नहीं निकोलस को बहिष्कार किया जाए, हटाया जाए। इन बाबू अक्सर गरीब लोगों का बहुत ज्यादा बहिष्कार होता है। लेकिन एक और साइंटिस्ट, एक और आदमी थे, नाम था उनका टाइको ब्राहे। क्या बाबू नाम था? टाइको ब्राहे नाम था, ब्राहे। इतना अमीर आदमी थे, इतने अमीर थे ये, राजा किस्म के आदमी थे, रॉयल पर्सन। ये बोले कि नहीं हम इस पे पता लगाएंगे। क्या बात है, ये अपनी पूरी संपत्ति लगा दिए इस पूरी दुनिया को घूमने में, और दुनिया के अलग अलग कंट्री में जाके, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में जाके इन्होंने अलग अलग कंट्री से सन का डायरेक्शन देखा
और मिलाया तो इन्होंने पाया कि सही बात है, हमारा सन जो है वो रुका हुआ है और हमारा अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। तब ये आए और ढेर सारा थ्योरी लिखे, ये किताबें लिखे और आके बोले यहां पे कि हमारा जो अर्थ है ना ये सन का चक्कर लगा रहा है, सन हमारा रुका हुआ है। भाई अमीर आदमी थे, इनसे पंगा कौन लेगा ना, तो ये जो बोल दिए वही सही है, बाकी कुछ नहीं। ये जो बोल दिए ना वही सही है, बाकी कुछ भी नहीं। अब अमीर लोगों से कोई झंझट थोड़ी होगा, जब इन्होंने कह दिया तो पूरी दुनिया के लोग ये बात मान गए कि चलो अब ये बात मानते हैं कि ये रुका हुआ है। इनकी थ्योरी पर एक और आदमी थे, कौन? गैलीलियो गैलीली, जो ये बात बोले कि नहीं, हम दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारा अर्थ रुका हुआ है और हमारा सन चल रहा है, रुका हुआ है और अर्थ चल रहा है। ये दुनिया को दिखाने के लिए आए। और कैसे? इन्होंने अपना एक टेलीस्कोप बनाया, दूरबीन, अपना दूरबीन बनाए और उस दूरबीन से, उस टेलीस्कोप से दुनिया के लोगों को देखो। जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब तक लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते। और दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि देख सन रुका है, तुम चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन से दिखाए, तब लोग मान गए कि सही बात है। ये दुनिया के वैसे आदमी थे जिन्होंने बताया दुनिया के लोगों को कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है ना, ये मून, चांद, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ चल रहा है, सन नहीं चल रहा है। हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन चल रहा है? मून चल रहा है, सन नहीं। ये दुनिया के लोगों को दिखाए, तब लोग विश्वास कर गए। एंड दैट्स वाई इनको फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व करते रहते थे ये, कुछ प्रूफ नहीं किए दुनिया में, सिर्फ ऑब्जर्व किए और उसको किताबों में लिख दिए। ऑब्जर्व किए, उसको किताबों में लिख दिए। जो देखा इन्होंने उसको किताब में लिख दिया, जो देखा इन्होंने उसको किताब में लिख दिया। और इसी में इन्होंने देखा था कि हमारा अर्थ किसी फोर्स के कारण चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और कल के क्लास में क्या पढ़ा कि न्यूटन जी ने उसी पढ़ाई के आधार पे, क्या कि ये गैलीलियो गैलीली बोल चुके थे और इसी दम पे न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटेशन का खोज कर दिया। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी इन्हीं को बोलते हैं और फादर ऑफ साइंस भी इन्हीं को बोलते हैं। नॉर्मली तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पापा जी कौन है? गैलीलियो गैलीली हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन रहा है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं ये। एक और साइंटिस्ट हैं जो बड़ा फेमस है फिजिक्स में, और उनका नाम होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका नाम कौन नहीं जानता? आइंस्टाइन, ढेर आइंस्टाइन बन रहे हो लोग, कहता है ना कि आइंस्टाइन यार इतने फेमस है ना, लोग तुरंत कह देते हैं ढेर आइंस्टाइन बन रहे हो। आइंस्टाइन इतना दिमागी आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। सही बात है, ज्यादा पढ़ने से ना भूलने की बीमारी भी हो जाती है। और ये बहुत बड़े भुलक्कड़ आदमी थे, भूलते रहते थे। इसके लिए इन्होंने अपना एक असिस्टेंट रखा था। वो क्यों? कि हमको याद दिलाते रहेगा। एक बार की घटना है, ये किसी बिल्डिंग में, किसी होटल में रुके हुए थे। उसी शहर में इनका एक कॉन्सर्ट था, मीटिंग था। तो ये किसी होटल में रुके हुए थे, तो इनका जो असिस्टेंट है वो रूम के अंदर था और ये बाहर निकले कि असिस्टेंट पीछे पीछे है, वो अंदर रुक गया, तब तक ये बाहर निकल गए। ये बाहर निकले, बस ये भूल गए कि ये कहाँ आए हैं। तो ये रास्ते पे जा रहे थे तो किसी वो आदमी इनको मिला, तो पूछे, ए सुनो, हम कौन है? तो आप आइंस्टाइन हैं। अच्छा, हम कहाँ रुके हैं? तो आप इस होटल में रुके हैं। तो हम क्यों आए हैं? तो आप इस काम के लिए आए हैं, यहाँ पर आपका कौन सा? अच्छा ठीक, हमको पहुंचा दो ना। तो ले जाके पहुंचाया। इसके लिए इनका जो असिस्टेंट है ना, इनके पॉकेट में एक कागज पे लिख के रखता था कि हम किस होटल में ठहरे हुए हैं, कागज में। जब ये भूल जाते थे तो इनको ये बात याद रहता था कि मेरे पॉकेट में कुछ है, तो कागज निकल। अच्छा, इतने इतने फेमस आदमी थे, लेकिन भूलने की बहुत अजीब बीमारी हो गई थी इनको, भूलने की बीमारी थी, फॉरगेटिंग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, ये इतने तेज थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे कि इन्होंने इस दुनिया को बहुत सारी चीजें दी है। अगर हम लाइन से लिखना स्टार्ट करें तो बहुत
लगता है कि 2-4 दिन तक इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते रह जाओगे आप लोग, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स इनके हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कह रहे हैं कौन लिख रहा है? हम उधर लिख रहे हैं, मक्खी इधर लिख रही है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी पढ़ने का मन है भाई, बिना फीस दिए पढ़ेगी, फ्री में तो हम खुद को नहीं पढ़ाएंगे। रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने पता लगाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मालूम है टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। टाइम ट्रेवल, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पता लगाया कि हमारा जो अर्थ है ना, हमारे अर्थ पर जो टाइम का स्पीड है कितना है पता है? 1 सेकेंड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ही हम लोग जीते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज्ड, व्हाट इज दिस? बाबू टाइम ट्रेवल एक बहुत बड़ी घटना है, टाइम ट्रेवल, और इसके बारे में इनको बहुत अच्छे से जानकारी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन को, इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखे थे। टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत अजीब नॉलेज है इनके पास। इनका मानना था ना कि हम लोग अपने पास्ट में जा सकते हैं और हम लोग अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने कोई मिस्टेक कर दिया था, तो आप उस मिस्टेक को जाके सही कर सकते हैं पास्ट में। आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे रिजल्ट आज से, आपका रिजल्ट 1 साल बाद मैट्रिक का आएगा, आप अभी पता लगाना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर में जाके अपना रिजल्ट देख के फिर आप प्रेजेंट में आ जाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपके रिजल्ट कैसा आने वाला, और 100% वही होगा। ऐसा इनको पता था, लेकिन बात ये थी कि इसके बारे में अभी इनको पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन इन्होंने दुनिया को ये बात बताया कि टाइम ट्रेवल होता है। टाइम ट्रेवल के बारे में और भी लोग बता चुके थे पहले से, इन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है। इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में सबसे तेज किस चीज का स्पीड होता है? लाइट का। लाइट से तेज इस यूनिवर्स में किसी चीज का स्पीड नहीं है, और लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मीटर में लिखें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड होता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चला जाता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है 1 सेकेंड में। तो समझो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो आदमी इस स्पीड से ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा, अगर कोई गाड़ी इस दुनिया में ऐसी बन जाए, अगर इस दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी बन जाए, कोई ऐसा व्हीकल बन जाए जिस व्हीकल से हम इससे तेज चल सकें, तो हम टाइम ट्रेवल कर जाएंगे, हम फ्यूचर में चले जाएंगे, हम लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ लोग दुनिया में टाइम ट्रेवल किए हैं, अभी उसी को प्रूफ करने में सब साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और मैक्सिमम टाइम 100 to 200 ईयर्स के अंदर में ये चीज खोज निकाला जाएगा दुनिया में कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जाएगा। इस बारे में लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो टाइम ट्रेवल के बारे में इन्होंने पता लगाया था। दूसरा, इन्होंने एनर्जी और मास का रिलेशन दिया था, एनर्जी मास रिलेशनशिप, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। इसके बारे में इन्होंने पता लगाया था। इनका मानना था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे ये कौन बड़ी बात बता दी है? बाबू, आप अगर 1 kg वुड समझते हो, लकड़ी, 1 kg लकड़ी जलाओगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगा? आप अगर 1 kg लकड़ी जलाओगे उससे एनर्जी रिलीज होगा? कौन कौन कहते हैं यस सर? हाथ उठाओ तो भाई। वन केजी लकड़ी हम यहां पे रख के और आग लगाएं तो उससे एनर्जी रिलीज होगा? हैंड्स डाउन। ऑफ कोर्स होगा। इसमें भी सोच रहे हो सर? बात ये है ना, आप इतना सीरियस होके पूछ रहे हैं डरे लग रहा है होगा कि नहीं होगा? अरे यार होगा, ऑफ कोर्स होगा। लकड़ी जलाएंगे तो हीट नहीं निकलेगा, तो हीट एनर्जी है। लाइट नहीं निकलेगा तो लाइट एनर्जी है। तो आपने मास 1 kg लकड़ी जलाया, मास जलाया, तो इससे क्या निकला? एनर्जी निकला। ये हर जगह होता है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि हम एनर्जी से मास बना सकते हैं, हम एनर्जी से मास तैयार कर सकते हैं, ये मानना था। यार दुनिया के सब लोग जो सोचते हैं वो साइंटिस्ट नहीं है, दुनिया से अलग जो सोचते हैं वो साइंटिस्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आपके रूम में कई साल से लाइट जल रहा होगा, क्या कभी आपके किताब का वेट बढ़ा है? ना लाइट पढ़ने से आपका किताब का वेट बढ़ गया हो, कभी नहीं। नहीं, आप स्कूल से घर जा रहे हो, आपके बॉडी पर ढेर सनलाइट पड़ा, घर पहुंचे तो बोले मम्मी जानती हो आज ना हाफ केजी हमारा मास बढ़ गया है। वो कैसे जी? लाइट पड़ा ना बॉडी पे। और आइंस्टाइन जी बोले नहीं थे कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी बात का प्रूफ वो देके चले गए। उन्होंने बताया कि ये एनर्जी से भी मास बनता है। कहां? अर्थ से बाहर, अर्थ पे नहीं बनता है, अर्थ पे उतना एनर्जी पॉसिबल नहीं है जिससे मास तैयार किया जा सके। मिलेगा, ये सभी बातें आगे मिलते रहेंगी, छोटी छोटी बातें ये सब। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बहुत सारी बातें बताई यार। हाँ, 9th क्लास में पढ़े होगे। 9th क्लास में जब आप पढ़े होगे तो आपको मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर मिला होगा, उसमें आपको 5th स्टेट ऑफ मैटर मिला होगा, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आइंस्टाइन, वहां भी आइंस्टाइन का नाम आ रहा है। तो आइंस्टाइन ढेर सारी बातें बताए, चिंता नहीं करो आप लोग, ढेर सारी बातें बताए हैं ना। चलिए, इनके बारे में भी बात हो गई, मतलब फिजिक्स के साइंटिस्ट लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए एक बार पढ़ लिया जाए। आइंस्टाइन जर्मनी के रहने वाले हैं भैया जी, और ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में रिलीज हुआ था उसके बारे में बताए हुए थे। आइंस्टाइन से तेज दिमाग एक ही आदमी का था, इट वाज, आइंस्टाइन जिसे मानते थे, इट वाज शकुंतला देवी, इंडिया की शकुंतला देवी। तो लोग इसको क्या करते थे? केमी बोलते थे, केमी। तो केमी वर्ड आ गया यहां पे। अब एक बात समझो, जब केमी आया ना तो बाद में पता चला कि जितना भी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का मैक्सिमम आर्ट, केमिकल, सब इसी ब्लैक कलर के सॉइल से निकाला गया। केमिस्ट्री का मैक्सिमम डिस्कवरी वहीं से हुआ। अब लोग एकदम सोच में पड़ गए, यार जब सारी डिस्कवरी इसी जगह से हो रही है तो इसी मिट्टी के नाम से केमिस्ट्री का नाम रख दिया जाए। और तब जाके केमिया से क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। अब आपसे कोई पूछे कीमिया वर्ड का केमिस्ट्री कैसे बना, तो सुनो कैसे आप जवाब दोगे। आप कहोगे कीमिया जो वर्ड है ये इजिप्शियन या ग्रीक वर्ड कीमी से बना हुआ है, और केमी का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक सॉइल इजिप्ट में मिलता था, इसी सॉइल से केमिस्ट्री का आर्ट बना है। केमिस्ट्री में ढेर सारे आर्ट बने हैं, आर्ट, केमिस्ट्री के केमिकल्स बने हैं, इसलिए उसी नाम से केमिस्ट्री का नाम रखा गया है। एक और प्रॉब्लम इसके साथ आया, ये प्रॉब्लम, ये जो अरब वाले लोग हैं ना, अरब, अरेबियंस, ये बड़ी अच्छे लोग नहीं हैं। ये क्या किए, कीमिया वर्ड को अपने यहां ले गए, इसके नाम के पहले अल लगा दिए, अब बन गया अल्कीमिया। क्या? अल्कीमिया। तो इसीलिए जब आप कभी बुक्स पढ़ोगे ना, किसी बुक में लिखा हुआ है केमिस्ट्री वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कीमिया, और किसी बुक में लिखा हुआ है केमिस्ट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कीमिया। ये सब क्या किया ना, ले जाके इसके पहले अल लगा दिया ना। अल वर्ड जो होता है ना, ये जस्ट लाइक अरेबिक वर्ड में यूज किया था अल, तो अल केमी वर्ड हो गया, अल केमी, समझे ना। चलिए, तो अब हम लोग इस पे डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया समझ गए। अब बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बाबू साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स। क्या? मैटर्स। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर्स। अब मैटर किसे बोलेंगे
बाबू ये वो मैटर नहीं है जो आप लोग स्कूल के गेट पर करते हो, ये वो मैटर नहीं है। ये मैटर्स उन्हें कहते हैं जिनमें मास होता है, मास। अब आप ऑक्युपाई स्पेस मत बोल देना, वो सब पुराना डिफिनीशन हो गया। इस दुनिया में किसी भी चीज के अंदर अगर मास है तो वो क्या है, मैटर है। तो अगर हम किसी मास वाली चीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे, मैटर, उसे हम मैटर बोलेंगे। जैसे अगर आपको इस मार्कर के बारे में पढ़ना है कि मार्कर किस चीज से बना है तो हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। तो मैटर्स की बनावट, मैटर्स के बारे में कुछ भी पढ़ोगे तो उसे हम केमिस्ट्री बोलेंगे। अब बाबू मैटर किस चीज से बना हुआ है पता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या भैया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और the branch of science in which we study about atoms and molecules is also called chemistry। इसको भी केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। केमिस्ट्री मीन्स होता है बाबू बनावट। अब जैसे वाटर है, वाटर खूब आराम से समझना, वाटर फ्लो कर रहा है, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। कोई पूछे व्हाई इज वाटर फ्लोइंग, we will say due to gravity। ये ग्रेविटी के कारण फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है। आप कहोगे वेरी गुड। लेकिन अब कोई पूछे वाटर इज मेड अप ऑफ, हम कहेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हो गया केमिस्ट्री। बनावट, जब भी कोई पूछे किस चीज से बना है तो वो केमिस्ट्री है। क्या बाबू, केमिस्ट्री है। किस चीज से बना है या कैसे बना है तो वो सब केमिस्ट्री है। इन्हीं सभी चीजों को केमिस्ट्री नाम दिया गया है। तो ये होता है केमिस्ट्री। तो चलिए अब इसको पढ़ लिया जाए ना। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। इट इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन। अब ये कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन मींस होता है बनावट। कंपोजिशन मींस होता है बनावट, किस किस चीज से मिलके बना है, रेशियो। जैसे वाटर है तो कोई पूछे वाटर का कंपोजिशन क्या है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मेशन किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मेशन किया है, तो वाटर का कंपोजिशन कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज के बारे में कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टी कि मेटल है कि नॉन मेटल है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ऑल्सो वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम इजिप्शियन या फिर ग्रीक वर्ड केमिया विच मीन्स ब्लैक कलर। इसका मतलब ब्लैक कलर होता है, ठीक ना। ब्लैक फॉर ब्लैक सॉइल और ऑफ द नाइल वैली फ्रॉम विच केमिकल आर्ट्स आर ओरिजिनेटेड। ब्लैक कलर का मतलब हुआ ब्लैक सॉइल, और उसी ब्लैक सॉइल से केमिकल आर्ट्स बने हैं। केमिस्ट्री के ढेर सारे केमिकल्स को बनाया गया है ना। अब इसका ये भी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ द नेम केमिस्ट्री कैसे हुआ है। तो अभी अभी हमने आपको कहा कि ग्रीक वर्ड से हुआ, किससे, केमिया से। फर्स्ट अपीयर्स इन अबाउट 4th सेंचुरी, आज से 1600 साल पहले, आज से 1600 साल पहले कीमिया वर्ड आ गया था। लेकिन हुआ क्या, अरब्स आए एंड प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स मींस किसी वर्ड के पहले कुछ ऐड कर देना, क्या, ऑल, क्या बन गया, अल्केमी। इसका नाम ही बदल दिया सब। केमिस्ट्री में वो लोग इसका नाम ही बदल दिया, केमी से अल्केमी कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए द ब्लैक सॉइल, इसी के बारे में अभी अभी हमने बात किया है। और दूसरी बात, सिल्वर और गोल्ड, इन दोनों को साफ वाफ करने के लिए इस सब का यूज किया था। ब्लैक सॉइल का इसके लिए भी यूज किया जाता था, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं भैया जी। चलिए अब आता है केमिस्ट्री के पिताजी कौन है ना, एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर।
एंटोइन एल लेवोइजियर लिखता है, एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर इनका पूरा नाम होता है। थोड़ा आराम से समझना है यहां पर। पहले हम केमिस्ट्री के बारे में दोबारा डिफाइन करें। कोई पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, आप कहोगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स, we study about matters, and chemistry is the branch of science in which we study about atoms and molecules. Atoms and molecules. Chemistry word has been taken from an Egyptian or Greek word chemia, which means black color or black soil, okay, from which chemical arts have been originated, जिनसे केमिस्ट्री के आर्ट्स बने हुए हैं। अब आता है हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ही इज एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर। एंटोइन लेवोइजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। एंटोइन लेवोइजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अब आप बड़ा खुश हो जाओगे इनके बारे में सुन के। एंटोइन लेवोइजियर बाबू जो हैं, ये केमिस्ट्री में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम, है ना। सबसे पहला बात कि आपने नाम सुना होगा वाटर का, सुने हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सुने हैं। जल है तो कल है, इफ देयर इज वाटर देयर इज हैंड पंप ना, इफ देयर इज वाटर देयर इज टुमारो। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है ना, लाइफ है। तो वाटर के बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने इसका डिटेल्स दिया था वाटर का। वाटर किस चीज से बना है? तो हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। तो बाबू ये जो दोनों नाम है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों नाम इनका रखा हुआ है, ये दोनों नाम इन्हीं का रखा हुआ है। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों खोजा किसी और ने है। ऑक्सीजन को खोजने वाले जोसेफ प्रिस्ले हैं और हाइड्रोजन को खोजने वाले हेनरी कैवेंडिश हैं, हेनरी कैवेंडिश हैं। खोजा किसी और ने, इन्होंने नाम रख दिया, उसका नाम रखा। जैसे मान लो आप जो है ना इसको खोज के लाए कहीं से, सर देखिए ना ये क्या कुछ नया मिल रहा है, हम कहेंगे जानते हो इसे मार्कर कहा जाएगा, हम इसको मार्कर बोलते हैं, स्टाइलस है ये, नाम रख दिए मार्कर, इसे मार्कर कहा जाएगा। चलिए अब हम फेमस हो गए क्या कि हम नाम रखे हैं, आपको कोई जन्मे नहीं करता है ना। तो वही बात है, ढेर सारे काम किए इन्होंने। आज लोगों ने नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल का, नाम सुने हैं? पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने वाले यही थे। पीरियोडिक टेबल को दुनिया में स्टार्ट करने वाला कोई साइंटिस्ट था तो यही थे, एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर। 1789 में पीरियोडिक टेबल को इन्होंने स्टार्ट किया बनाना। ये पीरियोडिक टेबल को नहीं बनाए, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को दो पार्ट में बांट दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। बहुत ज्यादा जानकार थे यार, बहुत जानकार थे एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर ना। चलिए अब इनके बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए ना। चलिए, एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर, पेरिस फ्रांस, इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने नाम दिया किसका? ऑक्सीजन का, 1774। लेकिन डिस्कवरी किसने किया था? जोसेफ प्रिस्ले, टी साइलेंट रहेगा, जोसेफ प्रिस्ले, प्रिस्ले बोलते हैं। और इन्होंने हाइड्रोजन का भी नेमिंग किया 1783 में। और डिस्कवर किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो दुनिया के जो बेसिस हैं लाइफ के, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, इनको डिस्कवर करने वाला और इनका नाम देने वाला याद जरूर रहना चाहिए। दैट्स वाई आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और भी इन्होंने बात किया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बना है इसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ था। अब आता है प्रफुल्ल चंद्र राय। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं बाबू जो सिर्फ इंडिया में कार्यरत हैं। मतलब कहते नहीं है कि दुनिया के सारे कुत्ते कुत्ते हैं, हमारा कुत्ता टॉमी है। दुनिया के सारे एप्पल एप्पल हैं, हमारा एप्पल काश्मीरी है। तो वैसे ही दुनिया के सारे साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट इंडियन हैं। जानते हो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर। और इंडिया के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय। इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। क्या हुआ?
फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इंडिया के केमिस्ट्री के पिताजी हैं ये, पूरी दुनिया के केमिस्ट्री के दूसरे पिताजी, और इंडिया के केमिस्ट्री के दूसरे पिताजी, ये फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री हैं। अब इंडिया में आखिर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बनने के लिए कुछ तो करना पड़ा हो ना, कल ही बोले थे फादर बनने के लिए ढेर मेहनत करना पड़ता है नहीं, जस्ट डोंट टेक इन निगेटिव, पढ़ाई अच्छा से किए थे ये, बहुत मेहनत किए थे ना। फर्स्ट इंडियन टू गेन डॉक्टोरेट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से डॉक्टोरेट करने वाले सबसे पहले इंडियन पर्सन थे ये, सबसे हाईएस्ट डिग्री लेने वाले सबसे पहले इंडियन आदमी थे ये। और दूसरी बात, पब्लिशर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। देखो साइंटिफिक रिसर्च का एक पेपर आता था पहले, बहुत पहले, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लगभग 150 साल पहले की बात बता रहा है, 150 साल पहले की। उस समय पेपर आता था जिसमें पेपर्स में निकलता था रिसर्च का आर्टिकल, और ये उस पेपर के लिए आर्टिकल छापते थे, आर्टिकल लिखते थे, साइंस पर कहानियां लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। अराउंड 1895 में इन्होंने नाइट्राइट केमिस्ट्री स्टार्ट किया, नाइट्राइट केमिस्ट्री ना को डिस्कवर किया, जिसके कारण मर्क्यूरस नाइट्रेट बना ना, एक स्टेबल कंपाउंड है ये मर्क्यूरस नाइट्रेट। अब आप कहोगे इसको पढ़ के हम क्या करेंगे? नहीं बाबू, इसकी जरूरत है। पेस्टिसाइड के नाम सुनो, पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए मर्क्यूरस नाइट्रेट का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड को बनाने के लिए। अगर आप खुद सोचो कि पेस्टिसाइड दुनिया में ना होता, पेस्टिसाइड अगर दुनिया में ना होता तो आज कितना ज्यादा दिक्कत होता, पेस्टिसाइड ना होने के कारण कितना प्रॉब्लम होता, कितने सारे सब्जियां खराब हो जाती हैं सिर्फ कीड़ों के लगने से, कितने सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं कीड़ों के लगने से। आज उन कीड़ों को मारने के लिए सब केमिकल्स डाले जाते हैं, है ना। तो प्रफुल्ल चंद्र राय भी बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है इंडिया के लिए, बस लोग जानते नहीं है ना। तो इसी चीज को फेमस करना है, लोगों को जनाना है कि देखो ऐसा चीज है दुनिया में ना। चलिए अब स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल साइंस। सो केमिस्ट्री कंप्लीटेड। बायोलॉजिकल साइंस, व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस, इस पे डिस्कशन करते हैं ना। आपको कल की क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि साइंस के दो ब्रांचेज हैं, एक है जिसे हम कहते हैं लिविंग साइंस और एक को कहते हैं नॉन लिविंग साइंस ना। आप बस आराम से समझो, नॉन लिविंग साइंस। बाबू लोग, जो लिविंग साइंस है ना, इसी को बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। लिविंग्स वह जिसमें लाइफ हो, जैसे ये स्टाइलस लिविंग है? नहीं है, ये स्टाइलस लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। इसको हम लोग नॉन लिविंग साइंस में पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल साइंस में। किसमें बाबू? फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ के बारे में, तो हम लोग अपने आप के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? लिविंग साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, लिविंग साइंस इसको कहते हैं। क्लियर? तो लिविंग साइंस का मतलब हुआ बायोलॉजिकल साइंस, और इसीलिए बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। एंड बायोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के ढेर सारे ब्रांचेज हैं, बायोलॉजिकल साइंस के ढेर सारे ब्रांचेज हैं, उन्हीं में से मेन ब्रांच होता है बायोलॉजी होता है। कौन बाबू? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? फिजिक्स समझ लिया आपने, केमिस्ट्री समझ लिया, अब बायोलॉजी पे स्टडी होगी। देखिए ये जो बायोलॉजी होता है ना, इसके भी वर्ड में इसका पूरा मीनिंग छिपा हुआ है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब आप लाइफ के बारे में पढ़ो
चाहे आप लिविंग्स के बारे में पढ़ो, सब बायोलॉजी है। ऐसे रियल में बायोस होता है, बायोस अब प्लस लोगोस, बायोस और लोगोस, बायोस से बायो बन गया, लोगोस से लॉजी बन गया, बायोलॉजी। क्या लॉजी? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी जिंदा चीज के बारे में पढ़ना होगा सब बायोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना। बायोलॉजी वर्ड पुराने जमाने से लिविंग साइंस के नाम से आता था, आज 1812 में बायोलॉजी नाम दे दिया गया, बायोलॉजी नाम दे दिया गया। दो साइंटिस्ट जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क और गॉडफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, मतलब दो ही नाम याद रखेंगे, लैमार्क और ट्रेविरेनस, दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलके ये नाम दिया था, बायोलॉजी का नाम दिया था, है ना। तो क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। वी स्टडी अबाउट ओनली लाइफ, हम सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इसके फादर की बात की जाती है, एरिस्टोटल। अब बार बार कहते हैं कि एरिस्टोटल अगर फादर, चाहे कोई भी फादर है बाबू, तो फादर क्यों है इसके बारे में समझना होगा। चलो हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको। मान लीजिए कि हम सभी लोग छोड़ो, 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं 5 लोगों का नाम रखते हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 लोग पिकनिक पे जाते हैं। सपोज करो वाल्मीकि नगर ये पिकनिक पे चले गए। अभी लोग वाल्मीकि नगर के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं और ये लोग पहली बार घूमने गए वाल्मीकि नगर। जब ये लोग घूमने, खूब बढ़िया से समझना बाबू, जब ये लोग घूमने गए वाल्मीकि नगर, तो इनमें से ये जो सी था ना, ये कॉपी लेके गया था, कॉपी लेके, और बाकी लोग कोई कॉपी लेके नहीं गया था। तो सब लोग देख रहा था घूम घूम के, और ये जहां भी जी सी जा रहा था ना, वहां पर जाके लिखता था अभी हम एक मंदिर के पास आए हैं, मंदिर के पास ये जानवर है, ये जानवर है, इसके बगल में ये जानवर है, इस तरह का पेड़ है। मतलब ये घूमते गया लड़का सी और सारा चीज लिखते गया, सारा डिटेल्स लिख दिया। आने वाले 100 सालों में सब लोग मर गए, ये सब मर गए, ये सब मर गए। 100 साल के बाद ये किताब किसी के हाथ लग गया, ये कॉपी किसी के हाथ लग गया, और वो जब इसको पढ़ा तो एकदम एस्टोनिश रह गया, आश्चर्य में पड़ गया कि यार वाल्मीकि नगर में ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम तो ऐसा कोई चीज देखे ही नहीं है। तब ये क्या करेगा, इस कॉपी को गवर्नमेंट के पास में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में सबमिट करेगा, कहेगा देखिए इस कॉपी में लिखा हुआ है, ये आदमी जो सी है ना, ये लिख के गया है कि ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा था इस जंगल में, कहा है सब। अब इस आदमी का नाम पेपर में आएगा, अलग अलग जगहों पर आएगा, और पूरी दुनिया अब इसको जानेगी कि उस जंगल के बारे में बताने वाला सबसे पहला प्राणी कौन था, सी था। क्या और लोग जानते थे कि नहीं? जानते थे, लेकिन किसी का नाम नहीं है, ये सब खत्म। पूरी दुनिया अब जानेगी कि उस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल्स बताने वाला कौन था, सी था। तो यही काम करते थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कुछ भी करते थे ना, उसका रिकॉर्ड रखते थे। क्या बाबू? रिकॉर्ड रखते थे। बाकी कोई साइंटिस्ट रिकॉर्ड रखे ना रखे, ये रिकॉर्ड रखते थे, ये रिकॉर्ड रखते थे। जब ये खत्म हो गए, मर गए, इस दुनिया से चले गए, तो इनके रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं। इन्होंने जो चीजें लिखी, बुक्स लिखे, उसको लोग पढ़ पढ़ के ढेर सारा नॉलेज गेन किए, उस बुक को पढ़ पढ़ के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एरिस्टोटल का एक स्टूडेंट था, नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, एकदम आराम से सुनो और हल्ला नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो और आप लोग मत बोलो। थियोफ्रास्टस नाम था। अब ये थियोफ्रास्टस और एरिस्टोटल, ये सब लोग एक ही जगह पे पढ़ते थे, लेकिन थियोफ्रास्टस को एरिस्टोटल स्पेशल केयर में रखे थे। ये अपने से भी इनको पढ़ाते, थियोफ्रास्टस को पढ़ाते थे। बाबू ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जब आप आगे जाओगे ना, तो इसके 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक होता है जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, और एक होता है जिसे हम कहते हैं बोटनी।
सबके बारे में पढ़ाएंगे जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब, चिंता नहीं करो। अभी बस केमिस्ट्री चला तो केमिस्ट्री पे फोकस करना है, बस इसको इंट्रो करवा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। जूलॉजी में जू में चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, इसलिए एनिमल्स। जूलॉजी में एनिमल्स का स्टडी होता है। बोटनी वर्ड का मतलब होता है बोटैन, बोटैन मीन्स होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चरना, चरना क्या घास, है ना। तो बोटनी मीन्स घास, घास कौन है, प्लांट, घास कौन, प्लांट। तो जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बोटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एरिस्टोटल जूलॉजी के बारे में, एनिमल्स के बारे में खूब स्टडी किए, खूब स्टडी किए एनिमल्स के बारे में मन भर। लेकिन बाबू ये जब मरने का समय आया ना, तब इनको पता चला कि एनिमल्स पर ही स्टडी किए हैं, प्लांट्स पर स्टडी नहीं किए हैं। तो इन्होंने अपने प्यूपिल, प्यूपिल मतलब इनका जो शिष्य था कौन, थियोफ्रास्टस, उस थियोफ्रास्टस से इन्होंने कहा कि सुनो, मैंने तो जियोलॉजी पे, एनिमल्स पे स्टडी किया है, तुम प्लांट्स पे स्टडी करना। तो बाबू मालूम है, आज फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल, अब फादर ऑफ बोटनी आज है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल, बायोलॉजी के पार्ट जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल, लेकिन बायोलॉजी का पार्ट जो बोटनी है इसके फादर कौन है, थियोफ्रास्टस है। तो थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के फादर हो गए थियोफ्रास्टस। इन 1801, ऐसे कुछ जगहों पे 1802 भी दिया है, सही है दोनों। द नेम बायोलॉजी वाज गिवन बाय जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क फ्रॉम फ्रांस एंड गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस फ्रॉम जर्मन नेचुरलिस्ट, ये जर्मनी के थे। इन लोगों ने बायोलॉजी को बायोस और लोगोस से तैयार किया, लाइफ स्टडी इन्होंने तैयार किया। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने बायोलॉजी वर्ड दिया, एग्जाम में नहीं, हम पूछ रहे हैं। तो बायोलॉजी वर्ड दो लोगों ने दिया, लैमार्क और ट्रेविरेनस। याद रखने के लिए लैमार्क और ट्रेविरेनस, यही दो वर्ड याद रखेंगे। कब, 1801-2 में। देखिए 1801-2 में, यहां भी लिखे हैं 1801-2, है ना, 1801-2 में इन्होंने नाम रखा था। चलिए अब आता है चेंज के बारे में। व्हाट इज चेंज, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इंट्रोडक्शन यहां पे आके खत्म हो गया। आपने फिजिक्स के बारे में जाना, आपने केमिस्ट्री के बारे में जाना, आपने बायोलॉजी के बारे में जाना, फिजिक्स के फादर के बारे में जाना, फादर के साथ दो साइंटिस्ट और पढ़ाए हैं। केमिस्ट्री के फादर के बारे में जाना, फादर के साथ एक साइंटिस्ट और पढ़ाए हैं। आपने बायोलॉजी के फादर के बारे में जाना और फादर के साथ एक साइंटिस्ट और पढ़ाए हैं। मतलब हमने आपको बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया है। एनी प्रॉब्लम? अब डिस्कशन किया जाएगा फिजिकल चेंज के बारे में। व्हाट इज फिजिकल चेंज? हेलो, एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। व्हाट इज फिजिकल चेंज? हम लोग ना यहां पे बात करते हैं, कुछ चेंज लिखते हैं, चेंज ना, चेंज बनने खुदरा पैसा नहीं कर रहे हैं ना, चेंज। देख भाई होता क्या है, चेंज मतलब चेंज होना। जैसे आप देखो, वाटर से अगर आइस, वाटर से अच्छा, वाटर से अगर आइस बन रहा है तो ये एक तरह का चेंज है, वाटर से आइस का बनना। सेकेंड, अगर वाटर से वेपर बन रहा है तो ये भी एक तरह का चेंज है ना। लेकिन अगर मिल्क से कर्ड बन रहा है, ये भी एक तरह का चेंज है। फोर्थ, अगर अनराइप कोई फ्रूट है, कच्चा, और ये अनराइप से राइप हो गया, पक गया, तो ये भी एक तरह का चेंज है। जैसे आयरन है,
आइस आयरन से रस्ट बन गया, तो ये भी एक तरह का चेंज है। तो चेंज के बाबू बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखना यह है कि कौन सा चेंज रिवर्स होता है। तो देखो, वेट वेट वेट, कोई तो प्रॉब्लम हो रहा है। यहां से आइस से रिवर्स होके वाटर बन गया, वेपर से रिवर्स होके वाटर बन जाएगा, तो ये दोनों रिवर्स हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ये दोनों रिवर्सिबल है। लेकिन अगर बात की जाए मिल्क के बारे में, अच्छा सब इसके कारण हो रहा है। ये कोई मच्छर है ना, वो बार बार बैठ जा रहा होगा। अरे जस्ट अभी अभी क्लास में हुआ है यार, पिछले क्लास में हम इधर बैठ के इधर पढ़ा रहे थे, अब मक्खी इधर लिख रही थी। अब वो पहले ही बैठ गई थी, तो पहले उसका मार्कर काम करेगा, तब हमारा मार्कर काम करेगा। बात ये कि इस पे हाथ भी चल सकता है ना। इस पे टच करना जरूरी नहीं है, अगर हम इसको से थोड़ा सा हाथ को दूर ही रखेंगे ना, तभी ये काम करेगा। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये मच्छर बार बार बैठ जा रहा होगा, अब मच्छर बैठेगा उसी टाइम में अगर हम अपना हाथ रखें तो 2 फिंगर काम कर रहा है, इसका मतलब होता है कभी कभी ऐसा, दुनिया है ना। चलिए, रिवर्सिबल एंड एक होता है इरिवर्सिबल, ये सब होता है इरिवर्सिबल। क्या हम लोग मिल्क से कर्ड बना दिए, दूध से दही बना दिए, क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। हम फल को कच्चे से पक्का बना दिए, क्या पके से कच्चा बना सकते हैं? हम लोग आयरन से रस्ट बना दिए, रस्ट से आयरन बनेगा? तो इसीलिए बाबू ये सब इरिवर्सिबल है। तो वैसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं इनको फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बाबू? फिजिकल चेंज बोलते हैं। और वैसे चेंज जो इरिवर्सिबल होते हैं इनको केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बुआ? केमिकल चेंज बोलते हैं। याद रहेगा? फिजिकल चेंज मतलब जो रिवर्स हो सकता है। जैसे आपके पास वैक्स है, वैक्स, वैक्स समझते हैं? हाँ वेरी गुड। मोम को बोलते हैं, मोम को, कैंडल बनता है उसी को वैक्स बोलते हैं। वैक्स को आप गर्म करो, लिक्विड बन जाएगा, अब फिर ठंडा छोड़ दो, वैक्स बन जाएगा। तो फिजिकल चेंज है। चीनी को गर्म करो, लिक्विड बन जाएगा, छोड़ दो, फिर सॉलिड बन जाएगा, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर वही चीज आप क्या करो, कैंडल को जला दो, धुआं बन गया, क्या धुआं से फिर कैंडल बना लोगे? तो वहां पर केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया नहीं बनेगा, याद रखना, बस इतना चेंज सुनो। फिजिकल चेंज मीन्स नो न्यू सब्सटेंस, कुछ नया नहीं बनेगा। और केमिकल चेंज में हमेशा नया बनेगा, हमेशा नया बनेगा, कुछ तो नया बनेगा। तो जहां नया चीज बनता है उसे बोलते हैं केमिकल चेंज, और जहां पुराना चीज रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्लियर? तो जैसे आप देखो यहां पर वाटर बॉयल हो रहा है, तो ये जो बाबू वाटर बॉयल हो रहा है, तो इस बॉयल होते वाटर से ऊपर क्या निकल रहा है? वेपर निकल रहा है। ये सब वेपर निकल रहा है, वेपर निकल रहा है। ये जो वेपर ऊपर जा रहा है, अगर आप यहां पर हाथ रखो तो ये फिर से वेपर लिक्विड बन जाएगा। हाँ, हाथ थोड़ा ऊपर रखना, नीचे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण हाथ जल जाएगा ना, हीट बहुत ज्यादा होता है इसमें। गरम उबलते हुए पानी में हाथ डाल दो और उबलते हुए स्टीम से हाथ डालो, तो स्टीम में ज्यादा जलन फील होगा, ये उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। 9th क्लास में आपको मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में मिला होगा, नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ने वाली है। जैसे आप देखते होंगे मम्मी चावल बनाती होंगी, चावल बनाते समय में चावल को ऊपर से ढका गया होगा, जैसे ही प्लेट को हटा के अब मम्मी फिर उसे चलाने जाती होंगी तो प्लेट में देखना पानी छूता है ना। जैसे आप प्रेशर कुकर देखते हो, प्रेशर कुकर जब सीटी मारता है बताने के लिए कि चावल बन गया है, तो जब देखिएगा सीटी मारेगा तो ऊपर से जब वेपर निकलता है वो वेपर निकल के बाहर लिक्विड बन जाता है। तो वही बात है, ये सब फिजिकल चेंज है। जैसे आप यहां पर देखो आइस, ये अंटार्कटिका है। अब अंटार्कटिका में बाबू ये जो आइस दिख रहा है आपको, ये सब सॉलिड से फिर लिक्विड बनेगा, फिर जाड़े के मौसम में लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो ये चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज इज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बट
डजंट इफेक्ट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा, है ना। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, जैसे डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में मिला दो फिर भी चीनी का स्वाद आइबे करेगा, या चीनी को पानी में मिलाने पे नमक का स्वाद आएगा? क्या नया कुछ बना? नहीं बना। तो जब तक कुछ बाबू नया नहीं बनेगा तब तक हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ आइस है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में, कुछ नया बनेगा, नया। जैसे आप देखो इसे, ये अंग्रेजों के जमाने की गाड़ी है और इस गाड़ी में कितना रस्टिंग हुआ है, देखो रस्टिंग के कारण कितना जगह पे ये झड़ गया है, देख रहे हो। क्या फिर से हम उस झड़े हुए आयरन से लोहा बना सकते हैं? आयरन बना सकते हैं? नहीं। तो ये केमिकल चेंज है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे इस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, नया कुछ नया बन रहा है। तो इसी कारण से केमिकल चेंज का मतलब होता है, केमिकल चेंज इज एनी चेंज दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, है ना। नया कुछ केमिकल सब्सटेंस बनता है ना, न्यू केमिकल सब्सटेंस बनेगा इधर से ना। इसमें हमेशा कुछ न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है, नया केमिकल सब्सटेंस बनता है। आयरन रस्टिंग, है ना, इसमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आयरन रस्टिंग में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मिल्क सावरिंग, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कुछ तो नया बन रहा है, और जब जब नया बनते रहेगा सब्सटेंस तब तक केमिकल चेंज होते रहेगा। अब आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। ये बड़ा सुंदर टॉपिक है। जब आप लोग छोटे थे ना बाबू, तब से ही पूछा जाता है बार बार कि व्हाट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो ये दोनों चेंज होता है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो देखो, आप लोग खूब बढ़िया तरह से समझना, है ना। यहां पे वैक्स है, वैक्स, भागो, यहां पे वैक्स है, और ये वैक्स इसकी गर्मी के कारण लिक्विड बन जा रहा होगा, लिक्विड बन रहा है। तो वैक्स से लिक्विड बना, लिक्विड, तो ये हो गया फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। लेकिन ये लिक्विड से गर्म होके ऊपर जाके CO2 बना, इस लिक्विड से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये क्या है? केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ यहां पर हो रहा है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ हो रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक तरह का कि फिजिकल चेंज भी और क्या बाबू, केमिकल चेंज भी है। दैट्स व्हाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, whereas मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल एक तरह का केमिकल चेंज है और मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है। क्यों? तो फेनोमेनन ऑन विच बर्निंग ऑफ कैंडल बिलोंग्स टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों से ही बिलोंग करता है। व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कोई कैंडल बर्न करता है, जलता है, द ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अ न्यू सब्सटेंस, द CO2 इज फॉर्म्ड, सो इट इज अ केमिकल चेंज। इसीलिए हम इसको एक केमिकल चेंज बोलेंगे। ओके, जस्ट वेट। AC चल रहा है, बंद करा दें, ठंडा लग रहा है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुक जाइए। सो इट इज अ केमिकल चेंज। मैसेज कर दीजिए AC बंद करने के लिए, पीछे वाला 4 नंबर। द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है, किसको कन्वर्ट करता है? इस वैक्स को, कैंडल को।
इसलिए एक तरह का केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि इसका जो वैक्स है मेल्ट होकर क्या बनता है? लिक्विड बनता है। क्या वो? लिक्विड। और फिर हम चाहेंगे तो उसे सॉलिड बना सकते हैं। फिर हम चाहें तो उस लिक्विड से क्या बना देंगे? सॉलिड बना देंगे। क्लियर? तो वही बात है, कैंडल मेल्ट्स, इज अ इट इज अ फिजिकल चेंज। ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। अब आता है सम इंपोर्टेंट एलिमेंट्स। यहां से टोटल आप लोग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यहां से आप लोग का सेशन का मतलब क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। कि हम यहां से जो भी पढ़ाएंगे ये सब क्लास 10th के लेवल पे होगा। क्लास 10th के लेवल पे होगा। बाबू आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं, है ना? ऐसे 118 को याद रखना जरूरी नहीं है। आप लोग इनमें से 1 से लेके 30 तक 1 to 30 याद कर लेंगे। 3 दिन का समय देते हैं, आज, कल और परसों। इस 3 दिन में आप लोग 1 से लेके 30 तक याद कर लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होगा, आई नो वेरी वेल, बट आई से 3 दिन का समय है, 3 इसको 1 से 30 तक याद कर लेना। हम लोग भी जब स्कूलिंग टाइम में थे ना, व्हेन इट वाज माय मैट्रिकुलेशन, 9th मैट्रिकुलेशन, तो हमने 112 तक उस समय तक था, 112 तक। तो हम 1 से लेके 112 तक याद कर गए थे, है ना? इन बाद में जरूरत पड़ती नहीं, और जरूरत पड़ी नहीं, धीरे 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 भूलते चला गया आदमी। अभी भी हमको लगता है 50 तक आराम से हमको याद रहता है इसके बारे में। तो वही बात है, आपको 30 तक ही याद रखना है, 30 तक, 30 तक आपको याद रखना है। इस 30 तक से फायदा क्या मालूम है? आपका 9th 10th तक हो गया, 10th तक हो जाएगा। 11 12th में 30 तक ही पढ़ना है। ग्रेजुएशन में 30 तक पढ़ना है। इसके आगे जाओगे 30 तक पढ़ना है। 30 के आगे कभी नहीं पढ़ना है। और 30 के आगे अगर पढ़ने को हुआ ना, 30 के आगे अगर पढ़ने को कभी हुआ ना, तो बाबू उसका साथ में ही एटॉमिक नंबर दे देगा, साथ में एटॉमिक नंबर दे देगा। क्योंकि इसके आगे एग्जामिनर भी जानता है कोई याद नहीं रखता है, वो खुद ही याद नहीं रखता है। सही बात है। तो इसलिए आप लोग याद कर लोगे। इसीलिए आप लोग के नोट्स में देखो यही वाला चार्ट दिया हुआ है ना, नोट्स में ये वाला चार्ट दिया हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपको याद रखना है। अपने नाम से तेज शांत रहो, अपने नाम से तेज ये सब याद रहना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बोलते बोलते 30 तक चले जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट हम आपसे पूछे स्कैंडियम है किस नंबर पे? 21 पे है। आयरन 26 पे है। कोबाल्ट 27 पे। जिंक 30 नंबर पे है। 18 पर क्या है? आर्गन है। 19 पर क्या है? पोटेशियम है। 12 पर क्या है? मैग्नीशियम है। नाम पूछे या केमिकल का नाम पूछे या फिर एटॉमिक नंबर पूछे, आप सब बता दो। ऐसे याद रखना बाबू। जब आपके पास में इसकी ताकत रहेगी ना, तो केमिस्ट्री बबुआ लगेगा, बबुआ छोटा सा, एकदम इजी लगेगा केमिस्ट्री। हम जितना डायरेक्शन देंगे ना, बस उसके अनुसार काम करते चलो। दरिया नहीं पढ़ना है, समंदर नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना का काम है। हम जितना बोले उतना करते चलो, इट विल बी बेटर फॉर यू ना। बहुत अच्छे से सिलेबस आप लोग का निकलेगा, बहुत अच्छी तरह से निकलेगा, चिंता नहीं करो। हम उतना ही लोड देंगे जितना आप बर्दाश्त कर सको। इसलिए बोल रहे 3 दिन में इसको याद रखना है, 1 दिन में नहीं। 1 दिन में कर जाओ और अच्छी बात है, फिर कल रिवाइज करना, फिर परसों रिवाइज कर लेना, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो यही है एलिमेंट्स का नाम। अब आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। सो बाबू, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड सी द टाइम। चलिए, टाइम अभी है हम लोग पास में, तो अभी हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम आप लोगों का केमिस्ट्री चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री सेक्शन ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप यहां पे समझ लो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसमें आपको रिएक्शन पढ़ाया जाएगा और इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, बैलेंसिंग सिखाया जाएगा, इन सभी चीजों पे बात की जाएगी। सेकेंड नंबर पे बाबू जो आता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड्स, बेसेस
एंड सॉल्ट्स, एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं? इस दुनिया में कौन सी चीजें एसिडिक हैं, कौन सी चीजें बेसिक हैं, और कौन सी चीजें सॉल्टी हैं, मतलब न्यूट्रल हैं, इन पे बातें करेंगे ना। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल नहीं होता है, सॉल्ट में भी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट अलग अलग होता है, डोंट वरी। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका 8th क्लास का चैप्टर रिपीट करेगा, लेकिन 8th क्लास में जितना पढ़ना था उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके 50 गुना यहाँ पे पढ़ना है ना, इतना ज्यादा पढ़ना है। और 4th चैप्टर मिलेगा आपको कार्बन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कार्बन एलिमेंट के बारे में। और 5th चैप्टर में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से 5 सेक्शंस में आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, 5 सेक्शन में आपको पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। इन पांचों सेक्शंस में टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं बाबू ना, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों का सबसे ज्यादा टाइम यही वाला चैप्टर लेगा, ये ना, ये वाला टाइम, और उसके बाद में ये वाला चैप्टर लेगा, फिर ये भी चैप्टर है। ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, खूब बड़े बड़े। इसका तो 2 गो नोट्स होता है, 2 पार्ट में इसका नोट्स दिया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 पार्ट में नोट्स दिया जाता है। इतना ना ज्यादा मोटा नोट्स हो जाता है इसका। तो इस सब में टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं बाबू लोग, ठीक है ना। सो फर्दर वी विल स्टडी टुमारो, ओके, थैंक यू। और एक बात, आप लोगों में बंद कर दीजिए इसको, आप लोगों में